हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमने भाषा भारती पूरी कर ली है। इसके बाद जो है भाषा भारती का एक भाग है संस्कृत खंडा, और इसमें जो है हम इस वीडियो में वंदना डिस्कस करेंगे। और इसका जो प्रथम खंड, इसके कुल 3 खंड है, 3 वीडियोज़ मिलेंगे आपको अलग अलग रूप से, और एक संयुक्त वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी जो है अनुक्रमणिका है। चलिए इसके बाद सबसे पहले हमें समझना है वंदना। तो शुरुआत करेंगे, लाइक करिएगा वीडियो को। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। तो देखिए यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं कि लंबोदर का अर्थ होता है लंबे पेट वाले, तुभ्यम यानी कि तुमको, सततम निरंतर, मोदक प्रिय यानी कि लड्डू पसंद करने वाले, कुरु यानी करो, और मैं मुझे या मुझको। तो लंबोदर नमुस्तुभ्यम, सतत मोदक प्रिय, भोजन में निरंतर लड्डू पसंद करने वाले एवं लंबे पेट वाले श्री गणेश जी, आपको मेरा नमस्कार। हे देव, आप मेरे समस्त कार्यों में विघ्न बाधाओं को सदैव दूर करें, सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है, आगे है सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेही नमोस्ते ते। चलिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि महाभाग्यवती कौन? महाभागवती सर्वज्ञानी, कमल के समान नेत्रों वाली, कमल लोचने, लोचन अर्थ होता है नयन, तो कमल के समान नेत्रों वाली और विद्या के स्वरूप वाली, विद्या रूपे, विशाल नेत्रों वाली, विशालाक्षी, विद्या देही नमस्तुते दे, विद्या प्रदान करने वाली हे देवी सरस्वती, आपको मेरा नमस्कार, नमस्तुते। आगे है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। इसका अर्थ देखिए, ध्यान मूलम यानी कि ध्यान का केंद्र, पदम चरण, और मोक्ष मूलम मुक्ति का आधार। तो ध्यान का आधार, जो आधार का अर्थ होता है केंद्र, गुरु की मूर्ति होती है। क्या होती है? गुरु की मूर्ति होती है। और पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा का आधार केंद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुरु के चरण होते हैं। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र क्या होते हैं? गुरु के जो प्रवचन या वाक्य होते हैं वो मंत्र होते हैं। और मुक्ति का आधार क्या होता है? गुरु की कृपा होती है। तो ये तीनों जो है श्लोक हमने आपको शब्दशः अर्थ बता दिए हैं। हमें लगता है आपको समझ जरूर आएंगे। अब वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद मैं शुरू करूँगा आपका प्रथम खंडा चित्र कथा। बहुत से आसान ही प्रश्न आपकी जो है आते हैं आपके परीक्षाओं में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये चित्र देख रहे हैं तो क्या है? एक कहा काका, एक कौआ है, काका श्याम वर्णा, कौआ कैसा है? काले रंग का है। इसके बाद अगले चित्र में एक हंसा, एक हंस है, हंस श्वेत वर्णा, हंस सफ़ेद रंग का है। आगे है काका हंसा एवं श्वेत वर्णा भवितुम इच्छति, जो है कौआ हंस के समान सफ़ेद रंग का होना चाहता है, वह स्नान करना चाहता है। क्या चाहता है? स्नानम करोति, तथापि काका श्वेत न भवेत, तब भी कौआ सफ़ेद नहीं होता है, यानी कि वो स्नान कर लेता है तब भी सफ़ेद नहीं होता है। तो काका पाषाण खंडेन सह स्वशरीरम घर्षयति, बार बार च स्नान करोति पुनः पुनः घर्षयति, कौआ पत्थर के टुकड़े से अपने शरीर को घिसता है। हो सकता है कोई मुरी पर मैल लग गया हो, और बार बार स्नान भी करता है। बारम च स्नान करोति पुनः पुनः घर्षयति, और फिर भी घिसता है। तथापि श्वेत न भवति, तब भी स्वयं सफ़ेद नहीं होता है। तो ये जो आपको पूरे चित्र दिखाए गए हैं, इनका अर्थ आपको समझना चाहिए कि इस चित्र में क्या बताने का प्रयास किया गया है दोस्तों। तो इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। कौआ काला है तो काला ही रहेगा, भले ही वो कितने भी प्रयत्न कर ले, ठीक है। लेकिन अगर कौआ चाहे तो अपने कर्मों से महान बन सकता है। चलिए आगे है अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो
मंजूषा था उचित पद चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यते, यानी कि वाक्य में जो है उचित हमें रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे एकः काका, काका श्याम वर्णा, काका काले रंग का है। हंस श्वेत वर्णा, हंस श्वेत है। काका बारम बारम स्नानम करोति तथापि श्वेत न भवति, यानी कि जो आपने पढ़ा है उससे आपको ये रिक्त स्थान भर देना है। इसके बाद है प्रश्न नाम एक पदे नाम उत्तराणी लिखत, एक पद लिखना है। जैसे कहा श्याम वर्णा, कौन श्याम वर्ण का है, काका। कहा श्वेत वर्णा, कौन श्वेत वर्ण का है, हंस। कहा स्नानं करोति, काका स्नानम करोति। और का श्वेत न भवति, तो काका श्वेत न भवति। इसके बाद है जैसे एक कौआ होता है तो क्या कहते हैं, का कहा। क्या कहते हैं, का कहा। और बहुत सारे कौए होंगे तो का कहा। एक हंस के लिए हंसहा, और बहुत सारे हंसों के लिए हंसहा। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द जो होते हैं यानी कि पुरुष, पुरुषवाचक शब्द। कैसे, पुरुषवाचक। जैसे अर्चिका, अर्चिका का अर्थ होता है आपका क्या, जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। तो एक आचार्य के लिए अर्चिका और दूसरे के लिए क्या करते हैं हम, अर्चिकहा, यानी कि जो बाद में का है उसमें बड़ा की मात्रा लगा देते हैं, आहा बरोबर रहता है। इसी प्रकार से चस्का, चस्का का अर्थ होता है गिलास, और जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो क्या होता है, चस्कहा। छात्रः, छात्रः। वानरः, वानरः। हंसः, हंसः। आपको एक बार ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाता है। एक हंस के लिए हंसः लिखेंगे और बहुवचन वाले के लिए हंसः का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्नों। हिंदी शब्दानां संस्कृत भाषायां मौखिकम उच्चारणं कुरुत। इनका मौखिक उच्चारण जैसे अर्चक, अर्चिकः। चषक, चषकः। छात्र, छात्रः। वानर, वानरः। हंस, हंसः। ठीक है। चलिए आगे है उदाहरण अनुसार रिक्त स्थान की पूरी करें। जैसे अर्चिकः, तो इसका बहुवचन बनाएंगे अर्चिकः। छात्र, छात्रः। हंसः, हंसः। वानरः, वानरः। चषकः, चषका। घटः और घटः। ठीक है। आगे है यथा योग्यम मेलयत। जैसे अर्चका, अर्चिकः, वही सब है, कुछ अलग से नहीं करना है। चषका, चषकः। छात्र, छात्रः। हंस, हंसः और वानर, वानरः। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है, बिल्कुल आसान कार्य है इसमें। इसके बाद बात करेंगे स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग में देखिए शिक्षिका, क्या है, शिक्षिका, तो इसका हो जाएगा शिक्षिकः। नौका, नौका। स्त्रीलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर बड़ा आ रहता है तो उसमें केवल आपको आहा की जो बिंदी होती हैं दो वो रहनी है स्त्रीलिंग में। नौका, नौका। बालिका, बालिका। मापिका, मापिका। और वीणा, वीणा हो जाता है। चलिए इसके अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो वही सब है, इसके हमें मौखिक उच्चारण करने हैं। शिक्षिका, शिक्षिकः। नौका, नौकः। बालिका, बालिकः। मापिका, मापिकः। वीणा और वीणा। ठीक है, कुछ नहीं, आहा की बिंदी। इसके बाद है उदाहरण अनुसार रिक्त स्थान भरें। जैसे शिक्षिका का हो गया शिक्षिका, तो नौका का हो जाएगा नौका। बालिका का बालिका। मापिका का मापिका। वीणा का वीणा। और छुरी का, यानी कि छुरी जो होती है उसका छुरी का। छुरी भी स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे है यथा योग्यम मिलियत। शिक्षिका का शिक्षिका। नौका का नौका। बालिका का बालिका। मापिका का मापिका। और वीणा का वीणा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नपुंसकलिंग में देखिए क्या होता है। जैसे उपनेत्रम, उपनेत्रम का अर्थ होता है चश्मा। तो इसमें क्या होता है, आनी और आणी लगते हैं। जैसे बहुवचन में क्या हो गया, उपनेत्राणी। उपनेत्रम का उपनेत्राणी। कंदुके, कंदुकम यानी कि गेंद का कंदुकानी। पुस्तकम का पुस्तकानी। फलम, फलानी। और संगणम, संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर, तो संगणम का संगणकानी। ठीक है, इस प्रकार से ये बन जाते हैं। अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो एक वचन, बहुवचन। उपनेत्रम, उपनेत्राणी। कंदुकम, कंदुकानी। पुस्तकम, पुस्तकानी। फलम, फलानी। देखिए आनी वगैरह लग रहा है ना नपुंसकलिंग में। संगणम, संगणानी। संगणकानी। फलम, फलानी। उपनेत्रम का हो जाएगा उपनेत्राणी। कंदुकम का कंदुकानी। पुस्तकम, पुस्तकाणी। संगणकम का संगणकानी। और वाहनम का वाहनानी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद वही योग्य, यथा योग्य मिलन, सही मिलान करें। उपनेत्रम, उपनेत्राणी। कंदुकम, कंदुकानी। फलम, फलानी। पुस्तकम, पुस्तकानी हो जाता है। और या संगणकम का संगणकानी हो जाता है। कुछ बिल्कुल आसान सी कार्य हैं, कुछ इसमें वो नहीं है आपका। चित्र दृष्टवा नाम लिखा, चित्र देख करके नाम लिखें तो ये है चषकः, फलानी, मापिकः, हंसः,
बालिका और उपनेत्रम। मापिका का क्या हो जाएगा? मापिका। पुस्तकम का पुस्तकानि। कंदुकम कंदुकानि। नौका का नौका। छात्र का छात्रः हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो संस्कृत भाषा में देखिए 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, याद रखिएगा। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। तो ये हमारा संस्कृत का प्रथम खंड पूरा होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।